लाइव सेशन। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन सुबह 11 बजे 2-4 मिनट पहले मैं लाइव सेशन शुरू होने के पूर्व हम आपसे बातचीत करते हैं देश दुनिया में चल रहे जितनी भी गतिविधियों पे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे अपने गांव घरों में और सरकार द्वारा दिए गए सारे अधिनियमों का पालन कर रहे होंगे। खैर, अब तो हम बहुत अग्रसर हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, अब अनलॉक की प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई है। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ साथ अपने पड़ोसी का। बारिश का भी मौसम जो है अपने उफान पे है कई राज्यों में इस साल। जैसा कि हमने पहले भी अपने लाइव के वीडियोस में कहा था कि सामान्य से अधिक बारिश होगी। तो जो भी किसान भाई बहन अपनी फसल जो अधिक जल भराव के कारण सहनशील है, सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग जिसे हम अंग्रेजी में इसका अनुवाद कहें, तो उस हिसाब से अपनी फसल की योजना बनाएं, खेत में मेड़बंदी करें या फिर जल संचय का पूरा या फिर जल निकासी की पूरी व्यवस्था पर्याप्त करें। खास करके सोयाबीन, कॉटन, पर्ल मिलेट जिसे हम पर्ल मिलेट, ज्वार, जो ऐसे सरसों, आने वाले कुछ समय में सरसों की भी बुआई शुरू हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि इन सभी बातों का हम सभी लोग ख्याल रख रहे हैं और अभी कुछ ही क्षणों में हम शुरू करेंगे हम आज का अपना लाइव सेशन। स्टे कनेक्टेड विद अस। जैसा कि मैं देख सकता हूं हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अचानक से कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारे एक्सपर्ट का नेटवर्क चला गया है। मैं उनसे प्रयास कर रहा हूं कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं। सभी व्यूअर से अनुरोध है कि कुछ ही क्षणों में हम अपना शुरू करेंगे आज का लाइव सेशन। स्टे कनेक्टेड विद अस। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। जिस क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं, खास करके कृषि। कृषि एक ऐसा क्षेत्र हुआ करता था एक समय जब यदि मैं कहूँ थी तो ये हमेशा से एक नेचुरल साइंस है। इसका महत्व हमेशा से रहा है, परंतु पढ़ाई में, एजुकेशन में इसकी महत्व कब बढ़ा, रोजगार की क्या संभावनाएं, कुछ इसी पे आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का अपना लाइव सेशन। सभी किसान भाई बहनों, छात्र छात्राओं को नमस्कार। स्वागत है हमारे इस इफ्को किसान के फेसबुक लाइव सीरीज सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन सुबह 11 बजे हम आपसे रूबरू होते हैं एवं कृषि और उससे जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उसमें ज्वलंतशील मुद्दे, जरूरी बातें एवं समय के अनुसार जो खरीफ ऋतु चल रही है उसमें किसान भाई बहनों को किन किन मुद्दों पे
ज़रूरी जानकारी या फिर अवश्य जानकारी दी जा सकती है, इस पे पूरी चर्चा हम आपसे करते हैं। आशा करते हैं जो भी बातचीत हम आपसे करते हैं, हम आपसे साझा करते हैं, जो भी किसान भाई बहन, जो भी छात्र छात्राएं, उद्यमी बंधु हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके लिए ये लाइव सेशन लाभदायी होता है। और जो बातें, जो चर्चा हम करते हैं, वो खेत में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। इन्हीं कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हम लगभग अपना ये 61वां एपिसोड कर रहे हैं, और सभी व्यूअर्स का, सारे विशेषज्ञों का जो नित्य प्रतिदिन हम लोग के साथ जुड़ते हैं, उन सभी से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत मैं सबका थैंकफुल हूं कि प्रतिदिन आप हमारे साथ जुड़ते हैं। इसके लिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा विषय है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, जिस क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं, जिसे हम कृषि कहते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसका एक बहुत गहरा ताल्लुक है। यदि किसान भाई बहन हमारे साथ ना रहें तो शायद जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो अन्न का दाना मिलना नसीब ना हो। परंतु इस कृषि के क्षेत्र में क्या इस कृषि को परंपरागत तरीके से, शुरुआती तरीके से इसका महत्व मिला है, इसकी इंपॉर्टेंस इसकी दी गई है कि नहीं दी गई है, कुछ इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और उससे बड़ी बात है, आज का जो हमारा चर्चा का शीर्षक है वो है कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संभावना। इस विषय को चर्चा करने के लिए जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देना चाहता हूं। जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं वो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी, जो कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। पिछले विगत 22 वर्षों से, यानी 2 दशकों से भी ज्यादा, वो रिसर्च, एक्सटेंशन और पढ़ाई लिखाई यानी टीचिंग में इनका योगदान रहा है। 22 से ज्यादा इन्होंने परास्नातक छात्रों को गाइड किया है। कई किताबें, कई अवार्ड्स, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड्स, कई कॉन्फ्रेंसेस, कई प्रोजेक्ट्स, तमाम ट्रेनिंग्स, कई एक्सटेंशन मैनुअल, समसामयिक लेख इन्होंने पब्लिश किए हैं। और विगत 2 दशकों से भी ज्यादा किसान भाइयों के बीच में रह के, भाई एवं बहनों के बीच में रह के, सस्य विज्ञान से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, कृषि से जुड़े हुए रोजगार के जितने आयाम हैं, उस पे हमारे किसान भाई बहनों को विगत ये एनकरेज कर रहे हैं, विगत उनको बता रहे हैं, उनको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये अपनी जर्नी हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं कंटिन्यू करेंगे। और इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ाते हुए आइए पूरी ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ, बहुमुखी, बहुप्रतिभावान, रिचली एक्सपीरियंस डॉक्टर संजीत कुमार का। डॉक्टर साहब नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को और जो भी व्यूअर्स हैं, प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। मैं डॉक्टर संजीत कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी, जो प्रसार निदेशालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के दिशा निर्देशन में तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी कानपुर के वित्तीय सहयोग से कार्य कर रहा है। केंद्र का यही उद्देश्य है कि जो बदलता हुआ मौसम का हाल है, क्लाइमेट चेंज है, और जैसे जैसे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जा रही है, उन सब बातों को देखते हुए कृषि के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान कार्य हो रहे हैं विश्वविद्यालयों के द्वारा, उनको हम अपने केंद्र के माध्यम से बनारस जिले में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही साथ आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के 25 कृषि विज्ञान केंद्र जो पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में अपना कार्य कर रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से सभी किसान भाइयों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सिद्धार्थ जी। जी सर, सर्वप्रथम तो आपने सबको ग्रीट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी हमारे तमाम 1 लाख किसान भाई बहन जो हमारे इस चैनल को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, लाइव सेशन में 50 से भी ज्यादा व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा लोगों की जनसंख्या भी बढ़ती रहेगी। उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं देख सकता हूं इस समय हमारे साथ
लगभग 50 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। उसमें घनश्याम भैंसा जी उड़ीसा से, अशोक पंडित जी बिहार से, सिंह अतुल जी, मोनालिसा भट्टाचार्य जी प्रयागराज से, आशीष वर्मा जी, शक्ति सिंह डांगी जी देवास मध्य प्रदेश से, मोहन कुमार जी शिवहर जिला बिहार से, डॉक्टर सुशील कुमार राय लखनऊ से, रजनीश श्रीवास्तव जी, असीम खान, अजक भारती जी, इन सभी लोगों ने लाइव सेशन में जुड़ के आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन किया है। सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में जुड़ने के लिए तथा हमारे एक्सपर्ट का स्वागत करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है उसके बारे में एक छोटा सा मैंने हिंट दे दिया है। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा आप बताएं जो आज का विषय है, इस परिवेश में इस विषय को चर्चा करना, इस विषय की महत्व क्या है, इस पे जरा सा चर्चा करके मार्गदर्शन करके ओवर टू यू सर। जी सिद्धार्थ जी, सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, अपने केंद्र की तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो ये लाइव प्रोग्राम इफ्को किसान संचार के माध्यम से रिलीज किया जा रहा है, लाइव अरेंजमेंट किया है, ये निश्चित रूप से किसानों और खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए लाभकारी होगा। जहां तक हम बात करें कि कृषि में रोजगार की संभावनाएं, कृषि में रोजगार की संभावनाएं अपार हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत सारे जॉब और कार्य जो है कृषि के द्वारा हो रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि कृषि जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार जो है कृषि है, खेती बाड़ी है, क्योंकि इसी से हमें विभिन्न प्रकार के अन्न और पहनने के लिए कपड़े जो बनते हैं वो कृषि क्षेत्र से ही आता है। कपास और विभिन्न खाद्यान्न सामग्री और पेड़ पौधे इसमें सभी सम्मिलित हैं, पशु सम्मिलित हैं और सारे जो उत्पाद हैं मानव की प्राथमिक आवश्यकता की जो पूर्ति करते हैं वो खेती बाड़ी से आते हैं और इसका विशेष महत्व है। अगर कहें कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है खेती बाड़ी है, यानी कि भारतीय कृषि की जो अर्थव्यवस्था है उसका रीढ़ की हड्डी के समान कार्य कर रहा है। जैसे मानव बॉडी में रीढ़ की हड्डी का विशेष महत्व रहता है, इसी प्रकार से खेती बाड़ी का भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है और सकल घरेलू उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग देश की लगभग जो 60 से 70% आबादी है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से खेती पर आश्रित है और ये कहना ये गलत नहीं होगा कि हर एक भारतीय वो किसान है, क्योंकि सभी के पास कुछ न कुछ थोड़ी बहुत जमीन है और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो खेती पर आधारित अपना जो रोजगार है वो चला रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी सिद्धार्थ जी। जी सर, आपने तो मैं कह रहा था जी कि सर, खेती बाड़ी जो है आपने बताया जीवन कि का भौतिक तो आधार है। कृषि का इतना बड़ा महत्व है हमारे जीवन यापन में और यदि कृषि ना रहे तो शायद हम ना रहें। तो आज हम अन्न का एक एक दाना ग्रहण कर रहे हैं, धन्यवाद है उस अन्नदाता का, धन्यवाद है उस किसान भाई बहनों का। हम कहते हैं, एक जो है कहावत है सर कि शायद अपनी पूंजी अपनी सारा धन जी खुले आसमान में रख के देखो नींद आएगी या नहीं। सोचो उस किसान के बारे में जो अपनी फसल को बिना चिंता के पूरी रात खेत के नीचे रखता है। वही उसका धन है, वही उसका सब कुछ है। क्या किसी के पास इतना मादा है वो अपना सारा धन, अपनी सारी धनराशि खुले आसमान में रात में किसी रोड में रख के सो सकता है? ये किसान ही का इतना बड़ा जिगरा है जो ये काम कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया कि इस परिवेश में कृषि का कितना बड़ा महत्व है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में देख सकता हूँ 70 से ज्यादा किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोचकता बहुत बढ़ती जा रही है लोगों में और आज का जो विषय ही इतना समसामयिक है और इतना कौतूहलता से पूर्ण है कि सवालों की फहरिस्त भी मेरे पास बढ़ गई है। इसी बीच में देख सकता हूँ सुमित झा जी, इंदर सिंह जी,
रतिया हरियाणा से सतीश तोमर जी, सुरेश कुमार रांगी जी, के वर्मा जी, ज्ञानेंद्र पांडे जी, सीतापुर से मोहन कुमार जी, विजय भूषण राठौर जी, ये सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन सभी लोगों ने आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे एक्सपर्ट का स्वागत करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अगले सेगमेंट में मैं चाहूंगा कि आप जरा सा मार्गदर्शन करें हमारे तमाम व्यूअर्स को कि जो कृषि के क्षेत्र में है, खास करके किसान जो अन्नदाता हैं, उनके लिए रोजगार के कौन कौन जी से नए आयाम है, रोजगार के कौन कौन से नए अवसर है ट्रेडिशनल खेती को छोड़ने के बाद। ओवर टू यू सर। जी जी सिद्धार्थ जी, जो खेती बाड़ी है ये किसानों की आर्थिक व्यवस्था का तो है ही आधार। और जैसा मैंने पहले बताया कि देश की भी जो आर्थिक व्यवस्था है वो खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। तो किसानों के लिए भी और उनके परिवारों के लिए, जो किसान परिवार हैं उनके परिवारों के लिए भी इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। अक्सर ये देखा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में लगभग 2 फसलें उगाते हैं, 2 या 3, जैसे धान हो गया या गेहूं हो गया। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम वहां पर देखते हैं कि लगभग किसान 80% जो उसका एरिया है, कल्टीवेटेड एरिया किसान के पास है, उसमें गन्ने की खेती कर रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, वो कर रहा है, आय भी उससे अच्छी आमदनी मिल रही है। लेकिन अगर वो दूसरे व्यवसाय साथ में लेके चलेगा, जैसे फसलोत्पादन के साथ अगर वो पशुपालन को जोड़ देगा तो उससे फिर और लाभ बढ़ेगा। जब हम खेती बाड़ी के साथ में फसलोत्पादन के साथ में पशुपालन को जोड़ देते हैं तो इससे दोहरा लाभ होता है, क्योंकि पशुओं से एक जो है उत्तम क्वालिटी का जो दूध मिलता है वो किसानों के परिवार के काम भी आता है। और किसान परिवार और उनके जो बच्चे हैं हष्ट पुष्ट रहेंगे और किसान पाल भी रहे हैं। लेकिन अब देखने को मिल रहा है, लगभग 1 दशक से 2 दशक से देखने को ऐसा मिल रहा है कि किसान जो है पशुपालन थोड़ा कम कर रहा है। तो मेरा यही निवेदन है किसान भाइयों से कि फसलोत्पादन के साथ साथ वो पशुपालन भी जरूर करें, क्योंकि जो फसलों के अवशेष हैं, जैसे गन्ने की बात करें तो गन्ने का अगोला जो होता है, हरा भाग, ग्रीन पार्ट, गन्ने का जो ग्रीन टॉप होता है जिसको अगोला बोलते हैं, तो उसको फिर वो चारे के रूप में पशुओं के लिए इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ जैसे गेहूं है उसका भूसा लोग जला दे रहे हैं कुछ जगह पे, और धान है उसका पुआल भी जला दे रहे हैं। तो उसका जो उप उत्पाद है, जैसे भूसा हो गया या पुआल हो गया, उसको वो सूखे चारे के रूप में पशुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसका पशुपालन पे जो खर्च आएगा वो कम हो जाएगा, उसको खरीदना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ जो पशुपालन जो कर रहे हैं किसान या करेंगे तो उससे क्या होगा, गोबर मिलेगा बहुत अच्छी मात्रा में, जिसका इस्तेमाल वो कंपोस्ट बनाकर या वर्मी कंपोस्ट बनाकर अपने जो खेत हैं उनमें इस्तेमाल करेगा, जिससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहेगी। और साथ ही साथ जो उसका खर्च हो रहा है रासायनिक खादों पर, उसको भी वो कम कर सकता है। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूंगा इसमें, जैसे किसान की कैपेसिटी है वो वैसे कृषि के जो इंटरप्राइजेज हैं, अलग अलग विधाएं हैं, अपने खेत पर अपने फार्म पर जोड़ सकता है। जैसे एक पशुपालन हो गया, दूसरा फसलोत्पादन के साथ साथ धान गेहूं के साथ साथ वो दलहन का भी उत्पादन करें, अदल बदल कर खेतों में दलहनी फसलें भी बोएं, जैसे अरहर है या मटर है, चना है, उड़द है, मूंग है। तो इससे क्या होगा कि देश में दलहन की पूर्ति भी होगी और साथ ही साथ जो किसान है उसको भी। और दलहन खेत में उगाते हैं तो किसान भाई जानते हैं जो वातावरण की वातावरण में लगभग 78% जो नाइट्रोजन है वो है में। और वो दलहन पौधे जब उगाएंगे दलहनी फसलें की नाइट्रोजन को जमीन
इकट्ठा कर देगी। क्या होगा कि नाइट्रोजन वाला जो खर्च है कम कुछ किया जा सकता है। तो दलहन को जोड़ देंगे, सब्जियों को जोड़ देंगे, सब्जियों करेंगे। इस वहां पर वो काम है जैसे मधुमक्खी है या मुर्गी पालन या बकरी पालन है, किसान की आर्थिकी है, उसके आधार जैसा फार्म का एरिया है आधार पर 2 या 4 जो है खेती बाड़ी के वो जोड़ सकते, जिससे क्या होगा किसानों को इसी व्यवसाय से जो है आय मिलती रहेगी, कम होती रहेगी। साथ किसान जो है या जो ग्रामीण मिलेगा वो जो है रोजगार की भी यहाँ पर बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, कम होगी, किसान हमारा जो है भारत समृद्ध होगा। भारत जी जैसे मैं बात के 2 या 2 से यूनिट अधिक लगाए, जिनके पास है या 2 एकड़ का, तो उनको चाहूंगा 4 गाय या भैंस पालें और साथ में वो बायोगैस प्लांट भी लगना है। बायोगैस प्लांट के बायोगैस से गैस का जिसका इस्तेमाल वो प्लास्टिक पर्पज के लिए जो है पूर्ति बनाने के लिए लाइटिंग इस्तेमाल करेगा, तो लाइट खर्च हो रहा है या इसमें जो खर्च हो रहा है उसका बच जाएगा। बायोगैस स्लैरी बाद में के बाद जो स्लैरी वेस्टेज उसको वो के रूप में सड़ाकर पोस्ट बनाकर उसमें ले जा सकता है और उससे भूमि की भी बनी रहेगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा लोगों के जहां पर सिंचाई साधन है और पर्याप्त हो रही है, वहां पर जो खेत का भाग है जहां ज्यादा किसान को लगता है होता है, वहां पर तालाब भी बना दे। क्या होगा कि वर्षा काल दौरान जो पानी हो सारा वहां पर जाएगा और भूमि जल स्तर है उसमें भी सुधार, और साथ ही साथ जो तालाब होगा उसमें किसान भाई मछली पालन कर और मछली पालन से भी उसको आय मिलेगी। मछली पालन कर लेंगे, उस कर लेंगे, उसको में जैसे बेच देंगे। जब तालाब फिर क्लीनिंग के जो पानी होगा उसको सिंचाई कर सकते हैं। लगभग 20 से 25 जो रासायनिक उर्वरक बचत की जा सकती है, आमदनी तो उसकी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से सुविधाएं हैं, जैसे मैंने बताया मधुमक्खी सकते हैं, वो केंचुआ की आ सकते हैं किसान परिवार, और फूलों की खेती भी कर बहुत अच्छा है, इसमें रोज की संभावना है। और कुछ क्षेत्रों में बनारस की बात करूं तो कुछ लोग फूलों की और उसको मंदिरों में विभिन्न साओं के अवसर पर माला बना के बेचते हैं। तो ये कहना जो है उचित होगा, उसमें साथ साथ दूसरे व्यवसाय जरूर अपनाए और इससे की वृद्धि होगी किसानों के लिए और साथ ग्रामीण होंगे उनके लिए भी। सिद्धार्थ जी। जी सर, थोड़ा सा नेटवर्क आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा सा आप अपने मोबाइल की जो पोजीशनिंग है उसे ठीक कर लें। आपका नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है सर, मैं चाहूंगा आप अपनी मोबाइल की पोजीशनिंग थोड़ी सी ठीक कर लें। आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रुक के आ रही, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? जी हेलो जी जी आप अपनी थोड़ी सी पोजीशनिंग ठीक कर ले सर, आपकी आवाज रुक रुक से जारी आ रखें। रही इस है। प्रकार से जो है किसान बढ़ेगी जी। हाँ, आवाज बताइए। हाँ, थोड़ी सी तो पोजीशनिंग अपनी इसमें ठीक किसानों को करना। यही सलाह देना चाहूंगा जी कि हाँ हाँ सलाह देना चाहेंगे कि वो खेती के साथ फसलों उत्पादन के साथ पालन भी करे, मुर्गी भी करे और जो है मछली उत्पादन भी करे। जितना एरिया है उसके पर 2 या व्यवसाय खेती बाड़ी अपनाए, जिससे उसको लगा
न किसी रूप में किसान को मिलती रहे। साथ ही साथ जो रोज है वो भी बढ़े। किसानों के जो या उनके जो बच्चे हैं, बंधु हैं, उनको सबको मिलेगा और बाहर जाना नहीं पड़ेगी और को आमदनी भी मिल, साथ ही साथ खेती बाड़ी की वो भी घटेगी। जिस जी सर, बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत विविध रूप से आपने कहा। और जो ये समय है, अभी ये समय जो है एकीकृत फसल प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की जरूरत है सभी किसान भाई बहनों को। कृषि में विविधीकरण, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का समय है। किसान भाई बहन एक ही क्रॉपिंग पैटर्न, एक ही क्रॉपिंग सिस्टम, जिसे हम कैसे फसल पद्धति पे ना चले, धान गेहूं, इसको बदलें। और इसी के साथ साथ जो जो मुख्य बिंदुओं पे आपने बात की, किसान भाई चाहें तो उसको अपना के अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसी बीच कई सवाल आ चुके हैं सर, तो मैं लूंगा अपना एक सवाल। ज्ञानेंद्र जी, आपको उसे आशा करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय ने आपके सवाल का जवाब दे ही दिया है, तो मैं आपका सवाल रिपीट नहीं करूंगा। के वर्मा जी, आलेख सिंह चौधरी जी, आप सभी को यदि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए और हमसे जुड़ना हो तो हमारे इस पेज को फॉलो करें। और लाइव सेशन के अंत में मैं अपना टेलीफोन नंबर भी शेयर करूंगा, मुझसे आप जो है बातचीत करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। कुमार सौरभ जी हैं, बिहार से जुड़ते हैं प्रतिदिन, बड़े ही प्रबल व्यूअर है और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उनका एक ये प्रश्न है, सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन की वजह से जो पशुपालक थे जी और बहुत ज्यादा दूध का उत्पादन करते थे, जी परंतु लॉकडाउन की वजह से उस दूध की बिक्री नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने पशुओं को बेचना पड़ा, तो वह उस घाटे को कैसे पूरा करे? और फिर दूध का दाम भी बहुत कम हो चुका है, तो उस घाटे की किस तरह से पूर्ति की जा सके? बहुत ही अच्छा और समसामयिक प्रश्न है सर। वो ये जानना चाहते हैं जो पशुपालक भाई इस लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए हैं, वो क्या करें? जी सर। जी 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 किसानों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन की वजह से बाजार में दूध नहीं जा रहा है, तो उन किसान मैं ये सलाह देना चाहूंगा और ये निवेदन भी करना कि दूध को जो है उसका निकालें, निकाल के दूध की फिर उस घी में आप तैयार करें देसी, और देसी घी उसको आप समय तक भी रख सकते हैं और उसको भी जा सकता है जी। जो है कभी खतरा नहीं रहता। इसको आसानी से अपने घरों पर जो है सेपरेट मशीन आता है, जिससे क्रीम निकालने वाली जो मशीन वो महंगी नहीं होती, और निकालने वाली मशीन उसका क्रीम निकाले फिर और घी बना बाजार में है, उसमें डर नहीं हमारा घी खराब हो जाएगा, सालों तक खराब नहीं होता। जी सिद्धार्थ जी, ये इस तो किसान भाई चुन सकता अच्छा है और जी पैसा उसको कम नहीं, अच्छा ही पैसा जी मिलेगा। सर, जी सर। आशा करते हैं कुमार सौरभ जी आपको आपके प्रश्न का उचित जवाब मिल गया है। इसी बीच डॉक्टर GS पंवार, त्रिलोक मोहन तिवारी जी एवं सौरभ रक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने आपका कमेंट करके स्वागत किया है। बहुत बहुत स्वागत है सारे व्यूअर्स का जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े मैं हैं। सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। डॉक्टर GS आपका और जितने भी जुड़े हुए हैं अपनी तरफ से, और इफको किसान संघ के माध्यम से प्रोग्राम चल रहा है, हार्दिक और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जी सिद्धार्थ। जी सर, तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अगले सेगमेंट में मैं चाहूंगा आप जी जानकारी दें, जो महिलाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो सब अर्बन हो, उनके लिए कृषि क्षेत्र में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पे जरा सा मार्गदर्शन करें। जी महिलाओं के बिना, जैसे कि एक गाड़ी दो गाड़ी के जो है सॉरी, जैसे कि एक गाड़ी के दो पहिए और जीवन जो है गाड़ी के समान है। अगर एक भी पहिया खराब हो जाए या उसका स्पीड हो तो थोड़ा दिक्कत आती है। तो महिलाओं का ऐसी के क्षेत्र में बहुत योगदान है और जो परिवारों से जुड़ी हुई हैं उनका भी विशेष
है, क्योंकि मैं अपने जो प्रोग्राम चल माध्यम से उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि किसान भाई खेत के लिए जाते हैं जब, तो उनको गुड़ और ये हुआ जो गेहूं का रोटी, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और नाकर इधर पूर्वांचल करें तो चूड़ा और कर दूध के साथ में चाय वही नाश्ता देती हैं, खेत में जाने के लिए हैं। तो योगदान है महिला कृषि के क्षेत्र में। तो जब रोजगार की बात है तो महिलाएं कई प्रकार के कृषि आधारित रोजगार करती हैं, जैसे अभी थोड़ा मिल सकता है कच्चे आम का अचार घर में तैयार करें और उसको अपने की भी पूर्ति करें, साथ अचार मार्केटिंग उसको बेच सकते बाजार में, और उसकी बढ़ेगी सकती हैं, अचार बना सकती हैं, जैसे बूंदे का अचार है या फिर आंवले का अचार है। इसी प्रकार से फलों के मुरब्बे, जैसे आम का भी मुरब्बा बनता है और आंवले का मुरब्बा बनाकर उसको एक अच्छा रोजगार वो चला सकती हैं। साथ ही साथ टमाटर है, जैसे और रोस बनाकर भी स्थानीय बाजार और महिलाओं समूह के रूप में भी इसके साथ साथ की खेती है उसमें भी, और फूल पैमाने पर भी कर सकती हैं। सर आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। ये ऐसे रोजगार है। अपने मोबाइल का एंगल ठीक करें सर, आपकी आवाज कट रही है से बीच भी बीच में। स्टार्ट कर, आपकी आवाज कट रही है सर, जैसे बीच अचार बीच में। बनाने की बात डॉक्टर साहब आपकी जो आवाज है कट रही है स्टार्ट कर, बीच बीच में। 5 किलो आम तेल ले लिया, जो मसाले पड़ते हैं वो ले लिए, और उसको लेके 500 रुपए में ही तैयार कर सकती है लगभग 5 किलो अचार, और उसको बाजार से 1000 रुपए का बेच सकती है। तो सीधे तौर से कहें तो 2 गुना उनको लाभ मिल सकता है। ऐसे ही चटनी बना के भी बेच सकती है। ऐसे ही फूलों की बात कर रहा था, जैसे सामान्य रूप से मैं बनारस की बात करूं तो 200 रुपए प्रति हजार के हिसाब से जो है गेंदे का पौधा मिलता है नर्सरी में, जो है बिना गमले वाला। तो ला के वो गमलों में या किसी भी अपनी क्यारी में आसपास जो घर है उसके अहाते में, या जहां पर भी थोड़ी जगह है वहां पर मान लीजिए 1000 पौधे लगा दें या 500 पौधे लगा दें, और उससे फिर वो फूल इकट्ठा करें। एक पौधे से मान लीजिए तीसरे दिन 2-3 फूल भी मिल जाएं, और उनको इकट्ठा करके उनको माला बनाकर, हार बनाकर वो एक अच्छा आमदनी कमा सकती है। और माला की कीमत जो है लगभग 20 रुपए से 40 रुपए प्रति माला के हिसाब से बिकती है। तो एक अच्छा रोजगार वो चला सकती है। इसके साथ साथ जैसे चिप्स है या पापड़ है, वो भी बना के वो रोजगार अपना स्थापित कर सकती हैं। साथ ही साथ जैसे मसाले हैं, मसालों की पिसाई करके, जैसे खड़ा मसाला बाजार से वो खरीद लें, और बाजार से खड़ा मसाला खरीद के वो फिर उसका घर पे छोटी चक्की लाके, वो लगभग 10 से 15,000 रुपए में स्टैब्लिश हो जाएगी छोटी यूनिट। एक छोटी चक्की ले ले 5 पावर की, 5 हार्स पावर की, और उसमें फिर वो मसाले ले आए, जैसे 1000-2000 रुपए के मसाले ले लिए, खरीद लिए, और उनको फिर साफ सफाई करके अपने आप अच्छे से साफ सफाई करके उसको पिसाई करें, और छोटे छोटे पैकेट जो है उसके बना के, जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम का पैकेट बना के उसका सप्लाई स्थानीय बाजारों में कर सकती है। और वो समूह की बात मैं कर रहा था, समूह बनाकर भी अपना कार्य स्टार्ट कर सकती है, जिसमें सरकार भी उनको कुछ सहायता देती है और अपना रोजगार स्थापित कर सकती है। तो बहुत संभावनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि मैं कहूँ तो एक समुद्र के समान है, इसमें जो है कोई लिमिट नहीं है कितना रोज। जी सिद्धार्थ जी। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। कृषि
रियली एक जो है समुद्र के समान है, और जो भी बातें हम कर रहे हैं वो कुछ उनकी छींटे हैं, बूंदे हैं, और आशा करते हैं कि ये छींटे ही और बूंदे ही यदि हमारे किसान भाई ग्रहण कर ले तो स्वतः एक तालाब और पोखर बना के अपनी खुद की आय जो है मजबूत कर सकते हैं। इसी बीच सौरभ रक्षित जी वेस्ट बंगाल से, अरुण कुमार सिंह जी, संजय अग्रवाल जी, दिलीप सिंह भुकार जी, गुलेश डोंगरे महाराष्ट्र से, अनुराधा कुमारी जी, अंकित वर्मा जी, कौशिक सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे एक्सपर्ट का स्वागत करने के लिए। नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या आ रही है हमारे एक्सपर्ट के एंड से। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने मोबाइल की पोजीशनिंग थोड़ा सा ठीक करें ताकि जो है एक सीमलेस नेटवर्क हो। जी 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 तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि कृषि के क्षेत्र में किसानों के क्या अवसर हैं, रोजगार के, महिलाओं के कितने बड़े अवसर हैं, और जिसमें कि स्वयं सहायता समूह, जिसे एसएचजी हम बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये अपने अपने में ही स्वतः एक रेवोल्यूशन है जो आज से पिछले एक दशक पहले आया था। और अब इस पे और जोर दिया जा रहा है कि स्वयं सहायता समूहों को नाबार्ड द्वारा, एसएफएसी द्वारा, ऐसे कई सरकारी संस्थान हैं, खास करके हमारे तमाम जो ये कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो भी कुटिल उद्योग की मदद से, कुटिल उद्योग को, कॉटेज इंडस्ट्री को भी किस तरह से जी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, इस पे भी काफी जोर है। तो डॉक्टर साहब, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर समय को देखते हुए। अब मैं जानना चाहूंगा, आप जरा सा मार्गदर्शन करें, जो भूमिहीन हमारे जी किसान भाई मजदूर हैं, उनको वित्तीय सहायता भी बहुत कम मिलती है, उनके लिए कई रास्ते भी बंद रहते हैं। तो इस मामले में मैं ये जानना चाहूंगा, आप जरा सा मार्गदर्शन जी करें कि जो भूमिहीन मजदूर किसान भाई हैं, उनके लिए कृषि के क्षेत्र में रोजगार के क्या आयाम है, क्या अवसर है, कि ताकि कम वित्तीय सहायता से भी वो स्वतः अपना एक रोजगार शुरू करके अपना जीविकोपार्जन कर सके। इस पे जरा सा मार्गदर्शन करें। जी सिद्धार्थ जी, अभी जो है लॉकडाउन जैसे चला, कोरोना महामारी आई, और जो दूसरे शहरों में काम कर रहे थे हमारे भाई लोग, और कोई कंपनी में काम कर रहा था, तो वो लगभग बंद हो गई हैं। और लॉकडाउन के दौरान ये समस्या ज़्यादा देखने को मिली, और जो भी कामगार थे वो देश के कोने-कोने से अपने-अपने जो जिले हैं, अपने-अपने जो गांव हैं, जनपद है, वहां पर पहुंच गए हैं लगभग। और भारत सरकार द्वारा गरीब मजदूर रोजगार योजना भी चालू की, और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान चालू हो रख गया है। ये जुलाई में चालू हो गया था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ये प्रोग्राम चल रहा है, बनारस में भी ये प्रोग्राम चल रहा है, और जैसे बाकी आजमगढ़ में भी प्रोग्राम चल रहा है। तो कई जनपदों में ये प्रोग्राम चल रहा है, अमेठी में प्रोग्राम ये चल रहा है। और ये जितना ये यूनिवर्सिटी है हमारी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, और माननीय निदेशक वीसी साहब के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग जितने भी केंद्रों पे ये प्रोग्राम चल रहा है, उसमें 5 या 6 ट्रेनिंग अब तक पूरी हो चुकी हैं, और 16 जो है प्रशिक्षण केंद्रों को कृषि हैं, जिसमें जो प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको जोड़ा जा रहा है, और केंद्र पे आके लगातार 3 दिन तक वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और सभी केंद्रों के वैज्ञानिक और वहां के केंद्राध्यक्ष इसको उत्पादित कर रहे हैं। उनको चाहे था किया गया है, ये निःशुल्क है, कोई भी चार्ज नहीं है। जी के मार्गदर्शन में रोजगार अभियान से भी हम लोग काम कर। सर आपकी आवाज कट मैं रही ये है सर। कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आपकी चल आवाज रहा कट रही है, है, थोड़ा सा वहां मोबाइल पर अपना। भी कृषि विज्ञान केंद्र या जो अन्य विभाग हैं, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग,
उद्यान विभाग माध्यम से जो है मजदूर कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं जो है चलाई जा रही है। जैसे मैं पहले भी बता रहा था महिलाओं के लिए तो उसको पुरुष भी कर सकते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन है जिसमें ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती, मशरूम की खेती है उसमें ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती। जिनके पास जमीन कम है या ना के बराबर भी है तो थोड़ी बहुत जगह में वो जैसे मशरूम की खेती कर सकते हैं या मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, या फिर वो दूसरे जो व्यवसाय मैंने बताए हैं जैसे मसाला पिसाई करके उसकी पैकिंग करके मार्केटिंग कर सकते हैं, या अचार मुरब्बा चटनी आदि बनाकर भी वो एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आपने कहा है कि इनके लिए जो कर्ज के लिए समस्या होती है तो कर्ज देना हमारी परिधि के अंदर में नहीं आता, फिर भी जिले स्तर पे जो है जितने भी बैंक हैं, जहां पर भी बैंक हैं वो कर्ज दे रहे हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है सरकार के द्वारा कि मजदूरों को भी कुछ कर्ज दिया जाए। और उनको जहां तक कि मेरा जानकारी है जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से भी कम दरों पर जो है ब्याज उपलब्ध कराया जाता है और जिससे वो अपना रोजगार चला सकते हैं। और बशर्ते ये देखना पड़ता है, देखना भी चाहिए कि उसका पुराना जो रिकॉर्ड है क्या है, उसका क्रेडिट क्या है, अगर किसी ने पहले कर्ज लिया था उसने क्या कर्ज समय पर वापस कर दिया है या नहीं कर दिया है। तो ये सब बातें भी इसमें जो है देखी जाती हैं। और कर्ज जो है किसान को या मजदूर को या ग्रामीणों को कर्ज मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा सरकार का भी निर्देश है कि उनको कर्ज दिया जाए जिससे कि वो अपना रोजगार चालू कर सके। जी सिद्धार्थ जी। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने कही और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो बात आपने कही, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान PMGKRYA जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें सर ने जैसे कहा कि जब एक कोई भी ग्रामीण युवा है या फिर कोई प्रवासी कामगार है, यदि वो सर्टिफिकेट ले लेता है तो कोई भी MFI यानी जी जिसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, उनके तहत या फिर कोई भी बैंक के जी तहत 10 से 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता ले सकता है। परंतु ये निश्चित करना होगा कि उसने प्रशिक्षण सही मायने में लिया है, सही माध्यम से लिया है, वो प्रवासी कामगार है और उसका पिछला रिकॉर्ड सही है, जैसा कि आपने कहा। तो डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं हम आज के अपने अंतिम सेगमेंट की ओर। अंतिम सेगमेंट से पहले मैं देख रहा हूँ सोनू दुबे जी, पिंटू वर्मा जी, डॉक्टर मनोज कुमार जाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एवं डॉक्टर सुशील कुमार राय ये जानना चाहते हैं, उनका एक प्रश्न है कि 1 एकड़ क्षेत्र में समेकित कृषि प्रणाली शुरू करने के लिए मॉडल पर मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा लंबा विषय है, मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त पे आप हमारे जो है व्यूअर को जवाब दें। जी जी 1 एकड़ में कैसे हम जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाएं, एकीकृत कृषि प्रणाली को। तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा, जो भी व्यूअर्स हैं उनका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, कि 1 एकड़ जब जमीन है किसान के पास तो उसके लिए पहली सलाह यही है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, दूसरे विशेषज्ञों की अलग हो सकती है, कि वो कम से कम 2 गाय या भैंस जरूर पाल लें अगर 1 एकड़ जमीन है। और 1 एकड़ जमीन को फिर देखते हुए देखें कि परिवार में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, कितना उनको दाल, कितना उनको अनाज चावल गेहूं कितनी आवश्यकता है। उस हिसाब से वहां पर जो है पहले प्राथमिकता ये है खेती में कि पहले जो अपना परिवार है उसके लिए भोजन की उचित व्यवस्था होना चाहिए। तो जितना बड़ा परिवार है उसके आधार पर वहां पर धान गेहूं और जो है दलहन है, दाल वाली फसलें, सब्जी जैसे टमाटर है या बैंगन है या फिर लौकी है, कोहड़ा है, थोड़ा थोड़ा एरिया में वो जरूर बोए और उससे जो है शुद्ध सब्जी भी उसको मिलेगी। और साथ ही साथ वो पशुपालन की मैंने बात की, 2 गाय या भैंस पाल ले जिससे दूध की भी उपलब्धता होगी, और दलहनी फसलें भी बोए और तिलहनी भी बोए। कुछ क्षेत्र में, थोड़े क्षेत्र में जैसे सरसों बो दे, अगर एकल फसल नहीं बो सकता तो गेहूं के साथ में मिला के वो सरसों को बो सकता है।
तो जिससे घरेलू आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाएगी। अन्य फसलें जैसे प्याज है या फिर हल्दी है या फिर थोड़ी मात्रा में जैसे प्याज हो गया, हल्दी हो गया और लहसुन वगैरह भी थोड़ा-थोड़ा बो दें, जिससे बाजार से उसको खरीदना ना पड़े। तो उसके बाद जो ज़मीन बचती है, उसमें फिर वो दूसरे आयाम जैसे छोटा-सा एक वहाँ पर पॉन्ड भी बना सकता है, जैसे 500 वर्ग मीटर का पॉन्ड वो वहाँ पर छोटा तालाब बना ले, जहाँ पर भी सबसे निचला एरिया है वहाँ पर खेत में 1 एकड़ के, तो 500 वर्ग मीटर का छोटा-सा एक पॉन्ड बना ले और उसमें सारा पानी बारिश का इकट्ठा होगा, फिर उसमें वो मछली भी छोड़ सकता है और चाहे तो सिंघाड़ा, वाटर नट जिसको बोलते हैं, उसकी खेती भी उसके ऊपर कर सकते हैं मछलियों के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि किसान को दोहरा लाभ होगा, मछली भी होगी, सिंघाड़ा भी होगा और जल का संरक्षण भी होगा। इसके साथ-साथ पशुपालन की मैंने बात की ही, तो एक आध यूनिट वो 2-4 यूनिट वर्मी कंपोस्ट की भी वो वहाँ पर बनाएँ, जिससे जो है खेत है उसको उचित मात्रा में जैविक खाद भी मिलता रहे। और पशुपालन से जो आपका उसका मल-मूत्र गोबर आएगा, उसको वो फिर वर्मी कंपोस्ट यूनिट में ले जाए और वर्मी कंपोस्ट यूनिट से वो उसको अगर ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है तो उसको बाजार में बेच भी सकता है। जैसे 10 से 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसको बेचा जा सकता है केंचुए की खाद को। और साथ ही साथ केंचुआ जो होगा, केंचुए की भी संख्या बढ़ेगी, उसको भी लगभग 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। जिसको नए किसान लेते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट को स्थापित करते हैं, वो लोग उसको खरीद लेते हैं और इस प्रकार से 1 एकड़ से मैं कहूँ कि लगभग उसको 1 एकड़ में 1 साल में सारे व्यवसाय करने में लगभग 2 से ढाई लाख रुपए का खर्चा आएगा और उसका जो आय होगा वो लगभग 5 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष उसको मिल सकता है। बशर्ते कि वो जो भी विधा अपनाए हैं, जैसे फसल बोए हैं, उनमें समय-समय पर विभिन्न जो उसकी प्रैक्टिसेस है, जैसे समय पर बुआई करे, उन्नतशील बीज का इस्तेमाल करे और उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करे, सही समय पे खरपतवारों का नियंत्रण करे और पादप रक्षा के उपाय अपनाए। उसके बाद सही समय पे उसको कटाई करे, कटाई भी सही समय पे करना जरूरी है फसलों की और उसका ग्रेडिंग करे। जैसे सब्जी वाली फसलें हैं तो उसका ग्रेडिंग करे, ग्रेडिंग करके फिर उसको मार्केटिंग में अपने आप आगे आना होगा। और आगे आके कहने का मेरा मतलब यही है कि वहाँ पर उसको समय पर कटाई करके बाजार में खुद ले जाए, क्योंकि छोटा किसान है, 1 एकड़ जमीन है और उसको बेच के वो अच्छे दाम प्राप्त कर सकता है अगर ग्रेडिंग कर लेगा। अगर स्टोरेज कर रहा है तो भी जैसे गेहूं है या धान है, उसको अच्छे से सुखा ले और अच्छे से सुखा के जब नमी का स्तर उसमें 10 से 12% रह जाए, तो उस समय उसको स्टोरेज करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जिनको अपनाते हुए वो अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। तो आशा करते हैं डॉक्टर सुशील जी कुमार राय, आपको आपके प्रश्न का उचित जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तृत रूप से बताया कि कौन कौन से जी आयाम, सिद्धार्थ। कौन कौन से एंटरप्राइजेस किसान भाई को एकीकृत जो है फसल प्रणाली में, या फिर जिसे आप कह सकते हैं समेकित कृषि प्रणाली में उसको उपाय करना होगा। सोनू दुबे जी बड़ा ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछ रहे हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि सर एफपीओ के गठन में केवी के स्तर से क्या मदद मिल सकती है? यदि कोई मदद मिल सकती हो तो सर हमारे व्यूअर को जी जी जानकारी जी देके जी लाभान्वित करें। एफपीओ के माध्यम जो एफपीओ का गठन करते हैं उसमें जो है उसका तकनीकी सहायता बताई जा सकती है, उसको सपोर्ट किया जा सकता है, जैसे फाइल बनाने में और उसको एस्टैब्लिश करने में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। साथ ही साथ ये जो एफपीओ है वो नाबार्ड के माध्यम से गठन उसका कराया जा रहा है और दूसरी कुछ एजेंसी भी हैं जिनके माध्यम से एफपीओ का गठन किया जा रहा है पूरे प्रदेश में और देश में। तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने संबंधित जिले में जो भी नाबार्ड का कार्यालय है, नाबार्ड के जो मैनेजर हैं, वहाँ से उनको संपर्क करें
और वहां से अपना जो प्रस्ताव है उनको बना के वो जमा करे, तो एफपीओ का गठन हो जाएगा। और सरकार चाहती है कि किसान लोग अपना एफपीओ का गठन करके काम करें और निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। जी जी, इस जो है विषय पे सोनू दुबे जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, किसान उत्पादक संगठन है, इसका मुख्यतः जो कार्य है वो ज्यादातर नाबार्ड, जिसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे हम कहते हैं, उनके जो हर जिले में जिला विकास अधिकारी या फिर जिला विकास प्रबंधन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, जिला आप उनसे प्रबंधक संपर्क होते करें। हैं। जी जी हाँ, यस। इसके अलावा आप SFAC यानी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC के नाम से एक कार्यालय होता है। उनका भी जोनल और रीजनल ऑफिस होते हैं। आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं, अपना प्लान दे सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा नोडल ऑफिस है जो भारत सरकार ने जिसको जिम्मेदारी दी है, वो है आपका NCDC यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये 3 संस्थाएं हैं जहां से आप मिल करके आप एफपीओ से सारी जो है जानकारी ले सकते हैं। आपको वित्तीय सहायता से लेके तकनीकी सहायता और सारी चीजें आपको प्रदान की जा सकती है। तो डॉक्टर साहब, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगले और अपने लास्ट सेगमेंट में मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे जो पूरे भारतवर्ष में इतने कृषि जी कृषि पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, जो अभी फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में है, उनके मन में चिंता सता रही होगी, ये जो कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हमें आगे कैसी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा कुछ प्लेसमेंट होगा, आगे क्या पढ़ाई करना है। तो इन सभी बातों को, डर को दूर करते हुए, या जो भी छात्र छात्राएं जिन्होंने कृषि पढ़ लिया है, उनके लिए कृषि में रोजगार के क्या क्या रोजगार की संभावनाएं हैं, इस पे जरा सा मार्गदर्शन करें। जी सिद्धार्थ जी, और सभी जो कृषि से जुड़े हुए छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनका पुनः मैं कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कृषि का क्षेत्र, जैसे अगर आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी, आप जानते भी हैं, कृषि के क्षेत्र में आए हैं, इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और देश में जो है विभिन्न हमारे उद्योग हैं, जैसे चीनी उद्योग है, गन्ना उद्योग है, और दूसरा भारतीय खाद्य निगम है, तीसरा कृषि विभाग है हर एक जिले में, और पशुपालन विभाग है, उद्यान विभाग है। तो जितने भी ये विभाग हैं खेती से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स जितने भी हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जॉब्स हैं वो उपलब्ध कराती है सरकार। और ये मैंने पहले भी कहा है कि कृषि एक ऐसा व्यवसाय है कि जब तक मानव में जीवन रहेगा, जब तक जीवन रहेगा तब तक कृषि रहेगी। और कृषि से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे स्टूडेंट हो या किसान हो या मजदूर हो, उनको डरने की कतई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक जीवन रहेगा खेती करनी ही होगी। इस पे अनुसंधान भी होते रहेंगे, प्रचार प्रसार भी होता रहेगा, अध्यापन भी होता रहेगा। तो जो छात्र हमारे ग्रेजुएट करते हैं या बीएससी करते हैं, उनके लिए भी सरकार ने अलग से भी सब रोजगार की भी योजना चलाई है, जैसे एग्री जंक्शन जो है जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से उसका जो है प्रस्ताव भेजना पड़ता है, और जब वो पास हो जाता है तो एक वो सेल काउंटर अपना खोल लेता है एग्री जंक्शन, जिसमें कृषि से जुड़े हुए जो भी रसायन है या फंजीसाइड है, खरपतवार है, नाशी है, या कृषि यंत्र है, या बीज है, खाद है, जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स है, उसके लिए वो एक जंक्शन है, केंद्र है, मतलब ऑल इन वन स्टोर होता है वो। और वो किसानों को अपने जनपद में या अपने ब्लॉक में या अपने गांव में किसानों के लिए उपलब्ध कराता है। और उसके लिए जो है बीएससीएजी होना जरूरी है। तो बीएससीएजी उसमें सब रोजगार की बात करें तो उसको चालू कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं, उनमें भी अध्यापक की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर के जितने भी इंटर कॉलेज हैं, वहीं से मैं शुरू करता हूँ। इंटर कॉलेज में जाने के लिए जैसे बीएससीएजी किया उसने, और फिर एमएससीएजी करना होगा, मास्टर डिग्री, फिर वो
12वीं क्लास की जो भी होगी 10+2 की क्लास उसमें पढ़ाने के लिए वो योग्य हो जाता है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भी कई प्रकार के जॉब निकलते हैं और उसमें जो है 10+2 के जितने भी इंटर कॉलेज है, चाहे शासकीय है या अशासकीय है, सब में भर्ती होता है उनका। और अगर कोई बीएससीएजी कर ले, एमएससीएजी कर ले और उसके अच्छे मार्क्स हो, मेहनत के उसने की हो और सब्जेक्ट पे कमांड हो, तो निश्चित रूप से उसको अध्यापक के रूप में भी जॉब मिल सकता है। दूसरा, अगर कोई बीएससीएजी किया है उसके बाद बीएड कर ले और बीएड के बाद वो फिर टेट और जितने भी ये एग्जाम अदर्स एग्जाम चल रहे हैं अध्यापक के लिए, वो दे के पास कर ले उन एग्जामों को, तो फिर वो जो हाई स्कूल के अंदर एक टीचर होता है जो 10वीं क्लास में एग्रीकल्चर शुरू हो जाती है, तो वहां पर उसमें अध्यापक के लिए अप्लाई कर सकता है, वहां पर भी जॉब पा सकता है। अब हम आगे बढ़ने की मैं बात करता हूँ। जितने भी जैसे जिला उद्यान अधिकारी है या फिर कृषि अधिकारी हैं या फिर डीडी एग्रीकल्चर हैं, उनके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट ही है, बीएससीएजी है और उसको पीसीएस के माध्यम से उसको जो है फाइट करना होगा। पीसीएस के माध्यम से विभिन्न राज्यों में राज्य स्तर का जो है चयन किया जाता है और वहां पर ग्रेजुएशन बीएससीएजी होना चाहिए उसका। और जो कृषि के जो पोस्ट है, जैसे मैंने बताया जिला कृषि अधिकारी हो गया, जिला उद्यान अधिकारी हो गया और अन्य जो पोस्ट हैं उनमें वो पीसीएस के माध्यम से हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर हो गए, तो उसमें जा सकते हैं। साथ ही साथ बीएससीएजी के लिए अभी कुछ दिन पहले भी 2-3 साल पहले जो है काफी लोग लगे थे प्रावैधिक सहायक के रूप में, तो वो भी बीएससीएजी होना चाहिए। इसके बाद जैसे हायर एजुकेशन की बात करते हैं कि जैसे बीएससीएजी किया फिर एमएससीएजी किया, उसके बाद वो नेट करे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक अलग ब्रांच है, कृषि वैज्ञानिक चयन बोर्ड। कृषि वैज्ञानिक चयन बोर्ड भी उसका एग्जाम कराता है, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कभी एग्जाम कराता है, तो उसमें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जिसको बोलते हैं नेट, उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जैसे एग्रोनॉमी है या हॉर्टिकल्चर है या फिर प्लांट पैथोलॉजी है, क्रॉप फिजियोलॉजी है, दूसरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है या फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, लगभग 56-57 सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर के, होम साइंस है, तो उसमें मास्टर डिग्री कर सकता है। और मास्टर डिग्री में यही शर्त है कि कम से कम उसके जो है 55% मार्क्स होने चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए, कम से कम है, मिनिमम स्लेब जो है 55% का है। अगर वो 55% जो अपना स्कोर बना लेते हैं एमएससी में, तो फिर वो नेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं और उसको जो है घर पे ही बैठ के अपना या किसी कोचिंग का सहायता लेके वो तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके फिर अच्छे से तैयारी करेंगे, फिर एग्जाम होगा, तो उसके बाद फिर वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। और जो लोग पास हो जाएंगे वो जो लोग पास हो जाएंगे वो फिर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, या डिग्री कॉलेज हैं, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हायर एजुकेशन की बात करी मैंने। इसके अलावा वो जो कृषि विज्ञान केंद्र में विषय सब्जेक्ट मास्टर होना जरूरी होता है इन सब्जेक्टों में, तो उसमें वो कृषि विज्ञान केंद्रों में या विश्वविद्यालय में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके लिए एमएससीएजी प्लस नेट और पीएचडी हो जाए तो और अच्छा रहता है। तो
MSCAG नेट PhD करके वहां पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और कृषि वैज्ञानिक के रूप में अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि मेहनत यहाँ पर कृषि का क्षेत्र, जैसे आपने कहा सिद्धार्थ जी के 24 घंटे किसान का जो है खेत खलियान में वो देखरेख करता है, एक्टिव रहता है, ऐसे ही कृषि का जो पढ़ाई है वहां पर भी बहुत मेहनत और लगन की जरूरत है। विभिन्न जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, उनको पास करें और अपनी योग्यता साबित करके फिर अप्लाई करें, फिर उसके बाद निश्चित कहीं न कहीं जॉब उनको मिल जाता है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि कुछ जो हमारी कंपनी है, एग्रो बेस्ड कंपनी है, विभिन्न उत्पाद जो बना रही है, जैसे इफ़को है या कर्भको है या फिर पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं काफ़ी, खरपतवारनाशी बना रही हैं या खाद बना रही हैं या बीज उत्पादन करके वो बेच रही हैं। वहाँ पर भी जो एग्री ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट जो किए हैं लोग, और वो अपना रोजगार वहाँ पर भी पा सकते हैं, बशर्ते मेहनत मेहनत सिवा कोई रास्ता नहीं है, चाहे मजदूर हो, किसान हो या फिर स्टूडेंट हो, तो मेहनत बहुत जरूरी है हर जगह। कंपटीशन का युग है, हर कोई क्वालिटी चाहता है, तो एक अच्छी क्वालिटी का वर्कर चाहता है जिसके कैपेसिटी अच्छी हो, अच्छा के, या सरकारी विभाग में भी आप देख रहे हैं सभी को टारगेट्स मिल रहे हैं, और ये देश के विकास का जो दौर चल रहा है, ये लोग जुड़े हुए हैं, चाहे एनजीओज हो, एनजीओ में भी जॉब मिलता है एग्रीकल्चर वाले को, या फिर प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट, उसमें जॉब की बहुत सारी संभावनाएं है। ऐसे ही हम बात करें कि विदेशों में भी जॉब की बहुत सारी संभावनाएं हैं, हालांकि अभी कोरोना काल इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट आज भी विदेशों में काम कर रहे हैं अच्छी अच्छी जगह और अच्छी पोस्टों पे है। वो यही है कि मेहनत उन्होंने हार्ड वर्क किया और सब्जेक्ट पे कमांड प्राप्त करते हुए वहां पर उन्होंने जॉब अचीव कर लिया है। तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, कि कड़ी मेहनत के बल किसी भी क्षेत्र में रोजगार स्थापित कर सकते हैं। जी साथियों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर। और आपने जैसे कहा कृषि क्षेत्र में कृषि सब्जेक्ट सुनने में अन्य सब्जेक्ट की तुलना में आसान लगता है, परंतु मैं बता देना चाहता हूँ जो हमारे किसान भाई बहन भी है, जो आने जिनके बच्चे यंग हो, जो अभी 10वीं 12वीं कर रहे हैं, वो उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो कृषि पढ़ें, BSc करे और इस सब्जेक्ट को कतई कमजोर ना आके। मैं बता दूं डॉक्टर साहब, हमें एक सेमेस्टर में 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे और एक साल में 2 सब्जेक्ट, यानी 15 से 20 सब्जेक्ट एक साल में, लगभग 70 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं 4 साल में। और ये जो आंकड़ा है मजाक नहीं है। आप अन्य कोई भी डोमेन, अन्य कोई भी जो है, आप चाहे चाहे इंजीनियरिंग ले लें, चाहे आप मेडिसिन ले लें, आप कोई भी कोर्स ले लें, बायोटेक्नोलॉजी ले लें, लेकिन कृषि इतने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं जितने BSc और कृषि में पढ़ाए जाते हैं। इसी के चलते नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे भी हम पालन करते हैं, जो दिसंबर में आता है, और हम यही बताने का प्रयास करते हैं कि कृषि की पढ़ाई कितनी जरूरी है। क्योंकि अब जो आने वाली पीढ़ी है सर, इवन जो हमारे किसान भाई बहन हैं, वो स्वतः ही अपने बच्चों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं, ना ही कृषि करो ना ही पढ़ो। तो ये एक बहुत खतरे की निशानी है डॉक्टर साहब, कि ना कृषि करो ना कृषि पढ़ो। इस चीज से किस तरह जी से आगे सिद्धार्थ निकला जी, जा सके। हाँ, इसमें और चाहूंगा कि जब जैसे अभी कोरोना महामारी आई, और कोरोना महामारी ने ये साबित भी कर दिया है कि कहीं पर भी आदमी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो जॉब की बात है या आय की बात है। ये ऐसा एक व्यवसाय, पहले भी मैंने बोला था कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि किया जा रहा है, इसमें अनुसंधान हो रहा है, इसमें प्रसार हो रहा है। तो जितनी भी हमारे कृषि विभाग हैं या जितने भी एलाइड जो सेक्टर है, जैसे पशुपालन है या
मत्स्य पालन विभाग है या उद्यान विभाग है या एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें लॉकडाउन के दौरान भी या कृषि विज्ञान के लॉकडाउन के दौरान भी कार्य होता रहा और किसानों के और कृषि से जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो उनका सेवा करते रहे, ऑनलाइन करते रहे, टेलीफोनिक करते रहे और डिस्टेंस को भी मेंटेन करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और साथ ही साथ जितनी एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, कृषि पे आधारित जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, वो थोड़ा असर तो पड़ा लेकिन उतना असर नहीं पड़ा। जितने भी वहां पर काम कर रहे हैं वो अब भी काम कर रहे हैं उसी गति से। और बीज की भी सप्लाई किया उन्होंने और खाद की भी उन्होंने सप्लाई। बिल्कुल सही बात कही आपने डॉक्टर साहब। जो है काम नहीं रुका, किसान भी जो कर रहा और प्रभु का नाम लेकर, और उससे जो है इम्यूनिटी का भी थोड़ा उसमें डेवलपमेंट होता है, बढ़ती है। जब किसान धूप में भी रहता है, छांव में भी रहता है, सर्दी में भी रहता है, खुले वातावरण में, तेज हवा भी वो सहन करता है, तेज धूप भी वो सहन करता है। जैसा कि मैं देख रहा था परसों आपका प्रोग्राम था, गन्ने के खेत पर आप लोग अपना लाइव जो है किसानों को जानकारी दे रहे थे, तो आपने भी अनुभव किया, आप तो खुद ही एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं काफी दिनों से, तो वो उसमें हार्डनिंग भी बनता है, उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और बॉडी में जो है ताकत भी आती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से सभी जितने भी अपने व्यूअर्स हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, सबका आभार व्यक्त करते हुए, और साथ ही साथ इफ्को किसान संचार जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है विशेषज्ञों के लिए भी और किसानों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी, ये निश्चित रूप से जो आज की जो चर्चा हुई है, इससे किसानों को, ग्रामीणों को, महिलाओं को और छात्रों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने दोबारा आज आपने हम सभी के लिए समय निकाला और तमाम किसान भाई बहनों की ओर से मेरे पास कमेंट्स की लड़ियां लग चुकी हैं। कई लोगों ने धन्यवाद कहा, डॉक्टर सुशील कुमार राय ने कहा कि बहुत रोचक जानकारी, डॉक्टर मनोज कुमार जाट जी, समीर भट्टाचार्य जी इलाहाबाद से, प्रवेश कुमार जी, दिलीप सिंह बुखार जी ने राम राम किया है आपको। तमाम व्यूअर्स ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया है इतने रोचक विषय पे और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपने कई आयाम, कई एज ग्रुप्स को आपने कवर किया, न केवल छात्र छात्राओं को, महिलाओं को, भूमिहीन किसानों को एवं कृषकों को। कृषि का क्षेत्र कितना बड़ा समुद्र है और इस समुद्र के पानी को किस तरह से प्रयोग करके अपने जीवन के तालाब और पोखर को भरा जा सकता है, इस पे आपने आज बहुत ही रोचक जानकारी की। एक बार फिर से 1 लाख किसान भाई बहनों की ओर से जो हमारे इस पेज को फॉलो करते हैं, लाइव सेशन में जुड़े हुए तमाम व्यूअर्स की तरफ से, इफ्को किसान संचार की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद डॉक्टर साहब कि आप इस सेशन में जी। जुड़े। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी इफ्को किसान संचार की टीम का मेरी तरफ से धन्यवाद। अविनाश पंवार जी जो टीम को एक अच्छा नया आइडिया नजर दे रहे हैं, खुद किसान परिवार से हैं और कृषि के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, तो उनका भी धन्यवाद। डॉक्टर जीएस पंवार साहब जो डीन बांदा एग्रीकल्चर में है, वो भी जुड़े, उनका भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एनके सिंह जी कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी से प्रोग्राम में जुड़े, उनका भी धन्यवाद। और जितने भी मेरे साथी, मेरे जो है सीनियर्स, जूनियर स्टूडेंट्स जितने भी जुड़े हैं, ग्रामीण महिलाएं जितने भी जुड़े हैं, सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार जी। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे बीच आए डॉक्टर संजीत कुमार और उन्होंने बड़ी ही संजीदगी से बताया कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार के बहुअवसर हैं। उन अवसरों को बुनाने की बात है, उन अवसरों को ढूंढने की बात है, कृषि में विश्वास की बात है, कृषि को पढ़ने की बात है, कृषि को करने की बात है। ये यदि हम करते हैं तो तभी हम आगे बढ़ेंगे और आशा करते हैं जो जानकारी हमने आज आपसे साझा की वो आपके लिए लाभदायी रहा।
कल हम लेंगे एक दिन का विराम और मंडे पुनः सुबह 11 बजे से एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस लाइव सेशन के बारे में बताएं, अपने दोस्त सखा संबंधियों को रोज सुबह 11 बजे हमारे इस लाइव सेशन में ज्वाइन कराएं। इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को डाउनलोड करें, इफ्को किसान के इस फेसबुक CSR पेज को लाइक करें और हमारी सारी सेवाओं का निशुल्क आनंद लें। तो अंत में जैसा कि मैं हर दिन कहता हूं, इफ्को किसान का यही है सपना, सफल समृद्ध रहे किसान अपना। इसी वाणी के साथ मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य लेना चाहूंगा आप सभी से आज्ञा। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।